दोस्तों, हम सबने मुगलों को नाकों चने चबा देने वाले राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की कहानियां तो खूब सुनी हैं। लेकिन कुछ योद्धा इतिहास के पन्नों में कहीं दब के रह गए, क्योंकि उनके बारे में इतिहास की किताबों में हमें कभी बताया ही नहीं गया। यह हमारा कर्तव्य है कि ऐसे हिंदू योद्धाओं का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो चलिए आपको सुनाते हैं मुगलों के छक्के छुड़ा देने वाले और पूर्वोत्तर के शिवाजी कहे जाने वाले असम के अहोम साम्राज्य के एक सेनापति लचित बरफुकन की कहानी। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को अहोम साम्राज्य के चीफ कमांडर मोमई तामुली बारबरुआ और माता कुदी मराम के घर हुआ था। उनका पूरा नाम चाओ लाचित फुकनलोंग था। बचपन से ही लचित ने शास्त्रों के साथ साथ अपने पिता से शस्त्रों की भी शिक्षा ली और बड़े होने पर अहोम राज्य की सेवा में लग गए। देश के पूर्वोत्तर में अहोम साम्राज्य ने लगभग 600 सालों तक राज किया, जिनका अस्तित्व सन 1228 से लेकर 1828 तक रहा। सन 1615 से 1682 तक अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच कई लड़ाइयां हुईं। लचित के पिता मोमई तामुली बारबरुआ के समय में जहांगीर और शाहजहां ने असम पर कब्जे के लिए अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। सर्वप्रथम लचित बोरफुकन को अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंह की शाही घुड़साल के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। फिर अहोम स्वर्गदेव के ध्वज वाहक सोलधर बरुआ का पद सौंपा गया, जो कि किसी महत्वाकांक्षी कूटनीतिज्ञ या राजनेता के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता था। उनकी काबिलियत और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए कुछ ही समय में उन्हें सिमलुगढ़ किले का प्रमुख बना दिया गया। उस समय का मुगल शासक औरंगजेब अपने पूर्वजों के राज्य विस्तार की नीति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था और पूर्वोत्तर में कजली, पांडु और गुवाहाटी के किलों पर कब्जा कर लिया था। असम के अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंह ने मुगलों को रोकने के लिए एक बहादुर और सक्षम सेनापति की नियुक्ति के लिए घोषणा करवाई। लचित बोरफुकन ने राजा चक्रध्वज सिंह से कहा, हमारा दुश्मन एक इंसान ही तो है, आप बस अपने पैरों की धूल झटक दे तो अहोम साम्राज्य में दुश्मनों को हराने वाला व्यक्ति फौरन मिल जाएगा। यह बात सुन के राजा चक्रध्वज ने लचित बोरफुकन को सेनापति नियुक्त करने का फैसला कर लिया और उन्हें राजदरबार में हाजिर होने को कहा। लेकिन लचित को सेनापति घोषित करने से पहले राजा ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। राजा के सम्मान में जैसे ही लचित बोरफुकन झुके की परीक्षा लेने की योजनानुसार एक सैनिक उनकी पगड़ी लेकर भाग गया। एक योद्धा के सर से उसकी पगड़ी उतारना बहुत अपमान की बात थी और इस अपमान से क्रोधित होकर राजा के सामने ही लचित बोरफुकन अपनी तलवार निकालकर उस सैनिक का सर कलम करने दौड़ पड़े। लचित बोरफुकन की त्वरित निर्णय क्षमता से राजा चक्रध्वज सिंह प्रभावित हो गए और उन्हें सेनापति नियुक्त कर दिया। राजा ने उपहार स्वरूप लचित को सोने की मूठ वाली एक तलवार, हिंगदान और पारंपरिक वस्त्र प्रदान किए। लचित बोरफुकन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, अपने पिता से मैंने कर्तव्य निभाना और अपने काम से प्यार करना सीखा है। मुझ पर जताए गए भरोसे के प्रति निष्ठा और अपने कर्तव्य को निभाने के आनंद में मैं खुद को भूल जाता हूँ। बरफुकन उनका नाम नहीं, बल्कि उनकी पदवी थी। बरफुकन बनने के बाद लचित के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं। उनके सामने एक तरफ मुगलों की विशाल और संगठित सेना थी, तो दूसरी तरफ अहोम साम्राज्य की निराश और विखंडित सेना। प्रथम 4 वर्षों में लचित ने अपना पूरा ध्यान अहोम सेना के नव संगठन और अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करने में लगाया। इसके लिए उन्होंने नए सैनिकों की भर्ती की, जल सेना के लिए नौकाओं का निर्माण कराया, हथियारों की आपूर्ति, तोपों का निर्माण और किलों के लिए मजबूत रक्षा प्रबंधन इत्यादि का दायित्व अपने ऊपर लिया। उन्होंने यह सब इतनी चतुराई और समझदारी से किया कि इन सब तैयारियों की भनक तक मुगलों को नहीं लगने दी। सन 1667 में गुवाहाटी के ईटाकुली किले में मुगलों ने फिरोज खान को फौजदार नियुक्त किया, जो बहुत ही भोगविलासी व्यक्ति था। उसने अहोम राजा चक्रध्वज सिंह को असमिया हिंदू कन्याओं को भोग विलास के लिए अपने पास भेजने का आदेश दिया, जिससे लोगों में मुगलों के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। लचित ने लोगों के इस आक्रोश का सही प्रयोग करते हुए उसी वक्त गुवाहाटी के किले को मुगलों से छीनने का निर्णय लिया। लचित के पास एक शक्तिशाली और निपुण जल सेना के साथ साथ दक्ष जासूसों का संजाल भी था।
लचित ने योजना बनाई, जिसके अनुसार कुछ सिपाहियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से किले में प्रवेश कर लिया और मुगल सेना की तोपों में पानी डाल दिया। अगली सुबह ही लचित ने ईटाकुली किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तब वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने आमेर के राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को 70,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ अहोम से लड़ने के लिए असम भेजा। उधर लचित ने बिना एक पल व्यर्थ किए किलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दीं। मुगल सेना भले ही संख्या में बहुत बड़ी थी, किंतु उन्हें पहाड़ी और जलीय क्षेत्रों में लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। मुगलों की इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए लचित ने मुगल सैनिकों से ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय क्षेत्रों में लड़ने की योजना बनाई। इस योजना के तहत लचित ने रातों रात मिट्टी से मजबूत तटबंधों का निर्माण कराने का उत्तरदायित्व अपने मामा को दिया। लचित ने यह घोषणा कर दी कि यदि कोई भी अपनी मातृभूमि की सुरक्षा में लापरवाही बरतेगा उसे मृत्युदंड दी जाएगी। तटबंधों का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हुआ और अपने मामा की इस लापरवाही को अक्षम्य मानकर लचित ने उनका सर कलम कर दिया और कहा, मेरे मामा मेरी मातृभूमि से बढ़कर नहीं हो सकते। 1671 में सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी में अहोम सेना और मुगलों के बीच ऐतिहासिक लड़ाई हुई। राम सिंह को अपने गुप्तचरों से पता चला कि अंदुराबली के किनारे पर रक्षा इंतजामों को भेदा जा सकता है और गुवाहाटी को फिर से हथियाया जा सकता है। उसने इस अवसर का फायदा उठाने के उद्देश्य से मुगल नौसेना खड़ी कर दी। उसके पास 40 जहाज थे जो 16 तोपों और छोटी नौकाओं को ले जाने में समर्थ थे। भारतवर्ष के इतिहास में यह पहला महत्वपूर्ण युद्ध था जो पूर्णतया नदी में लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रह्मपुत्र नदी में एक प्रकार का त्रिभुज बन गया था, जिसमें एक ओर कामाख्या मंदिर, दूसरी ओर अश्वक्लांता का विष्णु मंदिर और तीसरी ओर ईटाकुली किले की दीवारें थीं। दुर्भाग्यवश लचित इस समय इतने अस्वस्थ हो गए कि उनका चलना फिरना भी अत्यंत कठिन हो गया था। इसी बीच अहोम के राजा चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनके भाई उदयादित्य सिंह राजा बने। राजा की मृत्यु और लचित की अस्वस्थता से एक बार तो उनके सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और वे भागने लगे। तब लचित ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं इसी युद्धस्थल पर मरने वाला हूं, पर मैंने अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने चिल्ला पहाड़ी पर अपने लिए एक जमीन का टुकड़ा तय किया है जहां मेरा मृत शरीर आराम करेगा। अगर मैं जीवित रह गया तो उन सभी के पीछे आऊंगा जो मातृभूमि के सम्मान की इस लड़ाई में पीठ दिखाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए। लचित बोरफुकन की इस हुंकार से सभी सैनिक फिर से एकत्रित हो गए और पूरे जोश से मुगल सेना पर टूट पड़े। इस युद्ध में अहोम सेना ने अनेक आधुनिक युक्तियों का उपयोग किया। युद्ध के दौरान बनाया गया नौकाओं का पुल छोटे किले की तरह काम आया। अहोम की नावें जो आकार में मुगलों की नाव से छोटी थी, अत्यंत तीव्र और घातक सिद्ध हुईं। लचित बोरफुकन के अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व क्षमता से मुगल सेना में हड़कंप मच गया और अपनी जान बचाने के लिए वे ब्रह्मपुत्र नदी में कूदने लगे। सांकाल तक उसके 4000 सैनिक मारे गए और जो सैनिक बच गए उनको लचित की सेना ने बहुत दूर तक खदेड़ दिया। लचित बोरफुकन ने मुगल सैनिकों को और दूर तक खदेड़ने का आदेश दिया, लेकिन फिर ज्योतिषियों की सलाह पर उनका पीछा छोड़ दिया। इस लड़ाई में औरंगजेब बुरी तरह हार गया और मुगलों को बहुत नुकसान हुआ। युद्ध में मिली हार के बाद औरंगजेब के सेनापति राम सिंह ने लचित बोरफुकन और अहोम सेना की तारीफ करते हुए कहा था, प्रत्येक अहोम सैनिक नाव चलाने, तीर चलाने, बंदूक और तोप चलाने में माहिर हैं। मैंने पूरे भारत में इस तरह के बहुमुखी प्रतिभा के धनी सैनिक नहीं देखे। अगर कोई असम पर हमला करने के लिए आता है तो उसके गाल पर झाड़ुओं से मार पड़नी चाहिए। लचित बोरफुकन कोई साधारण नायक नहीं है और उसकी युद्धकला में कोई कमी नहीं दिखी। दुर्भाग्यवश इस युद्ध से कुछ ही समय बाद अपनी बीमारी की वजह से लचित बोरफुकन ने अपने प्राण त्याग दिए। लचित जैसे योद्धा के रहते मुगल आक्रांता पूर्वोत्तर भारत को अपने अधीन नहीं कर सके। सरायघाट की इस अभूतपूर्व विजय ने असम के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि की आधारशिला रखी। यदि सरायघाट के युद्ध में मुगलों की विजय होती तो वह असमवासी हिंदुओं के लिए सांस्कृतिक विनाश लेकर आती।
लचित द्वारा संगठित सेना ने 1682 में मुगलों से एक और निर्णायक युद्ध लड़ा और ईटाकुली किले से मुगलों को खदेड़ दिया। इसके बाद फिर कभी मुगलों ने असम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। लचित के सम्मान में भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बरफुकन पदक से सम्मानित करती है। असम में प्रत्येक वर्ष 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बरफुकन की स्मृति को चिरस्थायित्व प्रदान करने के लिए हुलुंडपारा में उनकी समाधि बनाई गई है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। लचित बरफुकन का कोई चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक पुराना इतिवृत्त उनका वर्णन इस प्रकार करता है। उनका मुख चौड़ा है और पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। कोई भी उनके चेहरे की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।